हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन। अगर आप सर्टिफिकेशन एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें हम आपको कंसेप्चुअल वीडियोस हिंदी इंग्लिश में, एक स्मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और रिकॉर्डेड लाइव क्लास सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप अभी हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो IIBF लर्निंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आप एप्पल यूजर हैं तो माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोड यूज कीजिए GEGKT। अगर आप अभी हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हैं तो आपको फ्लैट 82% ऑफ मिलेगा। जस्ट आपको कूपन डालना होगा एग्जाम। अगर आपको फर्दर हमारे एग्जाम के रिलेटेड आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। चलिए स्टूडेंट, जो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारे 2 चैप्टर को मिला के हम उसको एक ही टॉपिक में आज उसको सारा कंप्लीट कर लेंगे। वो है हमारा, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होता है, और उसके बाद अगर बात करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद छोटा सा, वो हमारा होगा इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो आज हम ये दोनों टॉपिक को अच्छे से जान लेंगे, समझ लेंगे, ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब सबसे अगर पहले बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी है क्या, कि इंटरनेशनल ट्रेड, अगर इंटरनेशनल की बात करें कि दो नेशनल मतलब कि दो नेशन जब आपस में ट्रेड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड आपको पता ही है क्या होता है, व्यापार करना। कोई भी चीज़ों का, कोई चीज़ एक कंट्री कोई चीज़ बेचती है और दूसरी कंट्री कोई चीज़ खरीदती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड। कौन सा ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। अब उसके रिगार्डिंग कुछ पॉलिसीज है, कुछ फ्रेमवर्क है, उनका काम करने का तरीका है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो वर्ल्ड ट्रेड कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज को बनाता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करता है कि कैसे दो नेशन आपस में सेल या परचेज करेंगे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी उनके गाइडेंस प्रोवाइड करता है दो नेशंस को। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जस्ट कुछ नहीं है, ये इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए ही बना था, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो दो कंट्रियों के बीच में कम दामों में, यानी कि उसमें कुछ ज़्यादा टैरिफ्स ना हो, टैरिफ्स मतलब कोई किसी तरह का टैक्स ना हो। ठीक है, तो ऐसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की जो फर्स्ट इनकी प्रायोरिटी थी वही थी कि दो नेशन के बीच में कैसे फैसिलिटेट किया जाए, कैसे आसान किया जाए, कैसे कि ट्रेड को, जो भी हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को आसान बनाया जाए। ठीक है, चलिए अगर सबसे पहले अगर बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया कब, ये सबसे जो भी वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे जो यंग है, मतलब जो सबसे जो लास्ट में बना, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही है। ये हमारा 1995 में बना था। वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे यंगेस्ट है, मतलब सबसे लास्ट में अभी तक यही बना है। ठीक है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द सक्सेसर ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, तो पहले, इससे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले होता था गेट। ठीक है, जिसको गेट बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट। एक तो मतलब एक एग्रीमेंट होता था दो नेशन के बीच में, किसको लेके, टैरिफ्स और ट्रेड को लेके, कि कैसे व्यापार होगा। ठीक है, दो कंट्रियों के बीच में, 2C लिख देता हूं, दो कंट्रियों के बीच में एक एग्रीमेंट होता था। उसमें पहली चीज क्या होती थी कि एक कैसे हम व्यापार करेंगे दो कंट्री आपस में। ठीक है, और दूसरी उनकी चीज क्या होती, कैसे हम अपने जो भी हम एक दूसरे को टैक्स लगाएंगे वो कितना कम कर सकते हैं या कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता था जिसको गेट बोलते थे। सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले गेट इंट्रोड्यूस किया गया था और गेट को रिप्लेस किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में अब आ गया होगा। ठीक है, चलिए The World Trade Organization is the only global organization dealing with the rules of trade between nations with the membership of 164 countries as the 29 जुलाई 2016। तो इसमें ऐसा है कि 2016 तक 29 जुलाई तक इसमें 164 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आपको रजिस्टर करवाया। 164 जो ये देश हैं वो आपस में मिलकर कैसे ट्रेड करेंगे, कितने वो अपने आप को टैक्स एक दूसरे पर लगाएंगे, वो सारी बातों का ध्यान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखती है। ठीक है, ताकि जो भी इकोनॉमी बूस्ट हो वो सारी कंट्री की एक बराबर हो। ऐसा ना हो कि 164 में से कुछ 4-5 गिनी चुनी के जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, जैसे अमेरिका होगी, अब तो हम भी ट्रेड में काफ़ी आगे चले गए हैं, चाइना होगी, रशिया होगी। ऐसा नहीं है कि ये बड़ी कंट्रियों की सिर्फ इनका ट्रेड का बेनिफिट मिले, सारी कंट्रियों को जो भी इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट मिलना चाहिए उसके रिलेटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उनको गाइड करता है। ठीक है, चलिए एज इट हार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट नेगोशिएटेड एंड साइंड बाय द बल्क ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडिंग नेशंस की सारी जो भी नेशंस है जो हमने ऊपर बात की है उन्होंने इस पे साइन किया हुआ है।
ठीक है, उनका एक एग्रीमेंट होता है ट्रेडिंग नेशन एंड रेटिफाइड इन देयर पार्लियामेंट, और यही चीज़ जो उन्होंने साइन करके जो सर्टिफिकेट वगैरह अपने आप को रजिस्टर करवाया, वही उनके पार्लियामेंट में भी उन्होंने क्या किया, रेटिफिकेशन करवाया, मतलब उसको भी ठीक करवाया। ठीक है, द गोल इज टू हेल्प प्रोड्यूस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर कंडक्ट देयर बिजनेस। बस इसका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे मेन गोल यही है कि चीज़ों को बनाना, सर्विसेज को बनाना, मतलब कि सर्विसेज प्रोवाइड करना और गुड्स को बनाना, इसको एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना और बिजनेस को कंडक्ट करना। बस यही इनकी जो मेन इंपॉर्टेंट वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की यही है कि दो नेशन अगर आपस में ट्रेड कर रही है कि उस ट्रेड को कैसे फैसिलेट किया जाए, कैसे आसान किया जाए, और कैसे इस तरीके से उसके टैक्स वगैरह उनको गाइड किया जाए कि दोनों कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करे। ठीक है, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, द सिस्टम वाज डेवलप्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ ट्रेड और राउंड्स हेल्ड अंडर गेट। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा 1995 में बना है, वो गेट को उसने क्या किया, रिप्लेस किया है। सबसे पहले गेट आया था। ठीक है, गेट को क्या किया, फिर इन्होंने थोड़ा एडवांस करते गए, मतलब थोड़े थोड़े उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज करते गए, थोड़ा देशों को और उसने डीपली इंटरनेशनल ट्रेड को थोड़ा ज़्यादा डीपली लेना शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा उसमें और एडवांस करते गए, और लास्ट में जो स्टेप गेट को क्या बना दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। अब उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो गेट जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसका जो फर्स्ट राउंड था वो मेनली किस पे डिपेंड करता था, मेनली विथ टैरिफ रिडक्शंस। टैरिफ क्या होता है, टैरिफ होता है जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल बेचते हैं, जो उसके ऊपर टैक्स वगैरह लगते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से टैरिफ होते हैं। तो सबसे पहले जो गेट का जो मेन पॉइंट, जो मेन उसका फर्स्ट राउंड माना गया था, वो क्या था कि हम क्या करेंगे, दो देश जब आपस में बिजनेस कर रहे हैं या एक दूसरे को सेल परचेज कर रहे हैं, तो उस पर जो फालतू के टैक्स है, उन टैक्स को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, यानी हटाया जाए। बट लेटर नेगोशिएशन इंक्लूडेड अदर एरियाज, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये थोड़ा सा टैरिफ रिडक्शन को तो इन्होंने अपनी प्रायोरिटी दी, उसके बाद कुछ और साथ में सारी चीजें जो इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकती थी, उसमें भी इन्होंने अपने आप को ले जाना शुरू कर दिया। अब उसमें कौन सी चीजें थी, जैसे एंटी डंपिंग, कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री में डंपिंग नहीं करेगी। ठीक है, अब मैं आपको डंपिंग का समझा देता हूं कि डंपिंग क्या होता है। चलिए, जैसे चाइना का जो मेन काम है वो इंडिया में क्या कर रहा है, डंपिंग ही कर रहा है। और मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे चाइना में ना, आपको पता है कि हमारे जो मार्केट अपनी मोबाइल मार्केट है, वो सारी चाइनीज ऑक्युपाइड मोबाइल है, आपको पता ही है। ठीक है, तो चाइनीज ऐसे ये डंपिंग होता क्या है, और ये चाइना ऐसे हमारे देश में कैसे इसको लागू कर रहा है या कैसे इसको ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अब उसके बारे में बताता हूँ। ये हमारा मान लीजिए इंडिया है। इंडिया में अगर कोई इंडिया की कोई मोबाइल कंपनी है, अगर वो इंडिया में फ़ोन बनाती है, तो उसकी अगर कॉस्ट वो 10,000 रुपये रखती है, मान लीजिए। ठीक है, उसकी कॉस्ट कोई 10,000 रखती है, और उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है, जो जैसे उसकी 4 GB रैम है या इतने मेगापिक्सल का कैमरा है। ठीक है, तो उसकी कोई स्पेसिफिकेशन है। इंडिया ने कोई फ़ोन बनाया और उसकी कीमत रखी उन्होंने 10,000 मार्केट में बेचने के लिए। लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना कहता है कि ले, हाँ ये तो क्या हुआ, हम ऐसा ही फ़ोन 8,000 में बेचेंगे इंडियन मार्केट में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमारे लोग क्या करेंगे, वो बोलेंगे यार ये 8,000 का फ़ोन, सेम स्पेसिफिकेशन का, उतनी रैम का, उतनी मेगापिक्सल का कैमरा, वैसे ही स्क्रीन, क्यों ना हम ये 10,000 वाला चाहे हमारे देश का फ़ोन को छोड़ के हम 8,000 वाले चाइना वाले को ले लेते हैं, जबकि उसकी मार्केट भी बन गई है। जैसे वीवो, ओप्पो, आपको पता है काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं अब इंडिया में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डंपिंग करना। डंपिंग मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाओ किसी दूसरे देश में बेचने के लिए कि दूसरे देश के प्रोडक्ट के लोग लेना ही बंद कर दें, तो उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से डंपिंग करना। तो गेट ने किया कि हम एंटी डंपिंग भी काम करेंगे, कि कोई देश ऐसा ना करे कि किसी दूसरे देश के खुद के प्रोडक्ट बनाते हैं उसके अगेंस्ट में कम पैसों में प्रोडक्ट को लॉन्च करता रहे, और उनके जो खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट वो बिके हुए मतलब कि ना बिक पाए मार्केट में। ठीक है, चलिए, तो ये होती है डंपिंग। तो गेट का जो मेन पहले काम था वो जस्ट टैरिफ रिडक्शन था, उसके बाद उन्होंने एंटी डंपिंग और नॉन टैरिफ मेजर को भी सीरियस लेना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए, जो उनका जो लास्ट राउंड था, ठीक है,
जो उसके बाद उन्होंने काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव करते गए। जो उसका लास्ट राउंड था गैट को 1986 यूरोगरी राउंड जिसको बोलते हैं, लेड टू दी वर्ल्ड ट्रेड क्रिएशन। तो उन्होंने सोचा कि हम गैट को अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं और इसमें बहुत सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कैसे किसी कंट्री को गाइड करना है, अब उसको सारे जो भी उनको लगता है जो फैसिलिटेट व्यापार को कर सकते हैं तो उसको ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे गैट का सारी हिस्ट्री है। ठीक है, द नेगोशिएशन डिड नॉट एंड देयर, अभी उसकी जो नेगोशिएशन थी अभी गैट का जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने की अभी खत्म नहीं हुई है। सम कंटिन्यूड आफ्टर द एंड ऑफ द यूरोगरी राउंड, ये वाले 96 में जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने की घोषणा हो चुकी थी उसके बाद भी कुछ नेक्स्ट उन्होंने स्टेप लिए। जैसे 1997 में एग्रीमेंट वाज रीच्ड ऑन द टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज की। इसके बाद उन्होंने क्या किया 1997 में कि देशों में टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज भी लाएगी, ताकि आप अगर आपको व्यापार के बारे में कोई बात करनी है तो आप डायरेक्टली किसी दूसरे कंट्री के व्यापार के जो भी जिसके साथ आप व्यापार करना चाहते हो, डील करना चाहते हो, उसको टेली कम्युनिकेशन सर्विस भी प्रोवाइड की जाएंगी। विद 69 गवर्नमेंट्स एग्री टू वाइड रेंजिंग लिबरलाइजेशन मेजर दैट वेंट बियॉन्ड दोस एग्रीड इन द यूरोगरी राउंड। तो इसमें क्या है, उस समय फिर 69 गवर्नमेंट्स यानी कि 69 नेशंस ने इस पे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को लेने पे अपने एग्री हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो साइन किए थे, जो भी उन्होंने ये वाली पॉलिसी लेके आए थे, तो ये 69 जो कंट्री थी ये वाली सर्विस लेने के लिए एग्री हुए थे। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं ताकि व्यापार में क्या हो जाए, थोड़ी आसानी हो जाए करने में। ठीक है, चलिए, इन द सेम ईयर 40 गवर्नमेंट सक्सेसफुली कंक्लूडेड नेगोशिएशन फॉर टैरिफ फ्री ट्रेड। और इसी साल क्या हुआ, 40 गवर्नमेंट यानी कि 40 देशों ने क्या किया, टैरिफ फ्री ट्रेड किया। टैरिफ मतलब कि हम कोई एक दूसरे से कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, बस खाली हम माल बेचेंगे, माल खरीदेंगे, जो जिस प्राइस पे बना है उस पर थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन लगा के माल बेच देंगे और दूसरा बंदा माल खरीदेगा, उस पर फालतू का कोई टैक्स हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये कौन से प्रोडक्ट में हुआ था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में। कौन से, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट पे उन्होंने टैक्स माफ कर दिए थे। ये 40 गवर्नमेंट ने, जो 40 देश हैं, उन्होंने जस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हैं, जो मतलब कि IT प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फ़ोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ऐसे प्रोडक्टों पे क्या किया था, टैरिफ फ्री इसको कर दिया था। ठीक है, चलिए, अब इन 2000 न्यू टॉक्स स्टार्टेड ऑन एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। अब इसमें क्या है, 2000 में, अब ये तो बातें होगी 2000 में जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट है, अब उसके बारे में भी बात होने लगी। जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक किसी देश को, किसी दूसरे देश को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे वो कंसल्टेंसी की सर्विस हो, चाहे वो अब्रॉड में कोई स्टडी की फैसिलिटी हो, तो उसके बारे में इन्होंने सोचना शुरू किया। ठीक है, चलिए, The work program, the Doha Development Agenda एड्स नेगोशिएशन एंड अदर वर्क ऑन नॉन एग्रीकल्चर टैरिफ्स। ठीक है, जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उन्होंने बात की थी दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, जो कि दुबई में आई थिंक हुआ था। मैं इसके बारे में भी कंफर्म नहीं हूँ, मैं आपको बता दूंगा। जो हमारी नॉन एग्रीकल्चर टैरिफ्स हैं, नॉन एग्रीकल्चर मतलब जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको भी क्या किया जाए, उनके ऊपर टैरिफ्स को हटाया जाए। ठीक है, ट्रेड इन्वायरमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स सच एज एंटी डंपिंग के उन्होंने एंटी डंपिंग के रिगार्डिंग फिर रूल्स बनाए, वो मैं आपको बता चुका हूं कि एंटी डंपिंग क्या होती है। कोई सब्सिडीज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो भी कर सकता है। कंपटीशन पॉलिसी बनाई कि कंपटीशन को मेंटेन करना है। ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए मतलब कि व्यापार को कैसे आसान बनाना है। ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कि गवर्नमेंट कहाँ से माल खरीद रही है उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी रखनी है। ठीक है, कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश से माल खरीद रहा है तो उसमें कुछ भी छुपाने लायक बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि कहाँ से आपकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो आप खरीद रहे हो तो उसके बारे में आपका सारी जानकारी होनी चाहिए। एंड रेंज ऑफ इशूड रेज बाय डेवलपिंग कंट्रीज एज डिफिकल्ट दे फेस इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रेजेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स। तो वही सारे इसमें मेनली जो डेवलपमेंट होनी थी, किसी भी दो कंट्री के व्यापार में कैसे उनको आसान बनाया जाए। तो बेसिकली सारे कामों को इन्होंने सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर ये सारे काम किए थे। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ये जो सारे उन्होंने थोड़ी अपनी बातें ध्यान रखी हैं किसी दो कंट्री के व्यापार को आसान करने के लिए। जैसे तारीफ हटा दो, ठीक है, तो उसके मेनली उनको फिर काफ़ी बचत हो जाती है। तो दोनों जो कंट्रीज है वो अपने जो उन्होंने टैक्स पे जो पैसा बचाया है तो वो कहीं और पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दोनों की इकोनॉमी बूस्ट होगी। ठीक है, तो बेसिकली यही है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ, द रिजल्ट इज एश्योरेंस। जो ऊपर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम किया है उसका जो मेनली रिजल्ट क्या हुआ, कंज्यूमर्स एंड
एंड प्रोड्यूसर, मतलब जो माल खरीद रहे हैं और जो माल बेच रहे हैं। नो डैट दे कैन एंजॉय सिक्योर सप्लाईज एंड ग्रेट चॉइस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। उनको पता है कि अगर कोई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कोई कंट्री है तो वो भी जो उसको माल बेचेगी वो अच्छी क्वालिटी अच्छी का होगा और अच्छी फिनिश्ड प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स उसके अच्छे होंगे, रॉ मटेरियल वो अच्छा यूज़ किया होगा, एंड सर्विसेज दे आर यूज़। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सर्विसेज भी बहुत बढ़िया होगी। क्यों? क्योंकि वो सारी जो कंट्री जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही है तो उनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन का खास ध्यान रखना पड़ता है कोई भी प्रोडक्ट को बेचते हुए, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम यहीं तक नहीं है कि तारीफ हटा दो या फिर कह सकते हो कि कैसे व्यापार को आसान बनाया जाए। नहीं, गुड्स जो बिक रही हैं, जो सर्विस मिल रही है, क्या वो लीगल है, क्या वो सारी अपनी अप टू दी मार्क है, मतलब कह सकते हैं उनकी क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं, क्या उसमें प्रॉपर रॉ मटेरियल यूज़ अच्छे किए हैं कि नहीं किए, क्या वो खाने के लिए हेल्थी है कि नहीं है, क्या वो पहनने के लिए किसी उसी तरह के कोई रिएक्शन वगैरह हो जाएगी या फिर कह सकते हो कोई वायरस वगैरह ना हो जाए। तो ऐसी सारी बातों का ध्यान रखना। अगर जैसे हम कई दवाइयाँ किसी दूसरी कंट्री को सप्लाई करते हैं तो उसमें कोई ऐसी इलीगल चीज़ ना हो, ठीक है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है और वो कंट्रीज़ को गाइड करते हैं, रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि आप ऐसे व्यापार करो, आप ऐसे ये चीज़ करो, ठीक है। चलिए, अब ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अच्छे से बात होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो हमने अच्छे से बात कर ली। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊं कि मान लीजिए जो कई देश आपस में मिलके ना एक रीजन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमारी यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, उन्होंने कई कंट्रियों ने आपस में मिलके एक रीजन सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए उन्होंने अपना ही रीजन सेलेक्ट कर लिया कि हम आपस में जितनी भी कंट्रियां हैं, मान लीजिए कोई ये सारी वहाँ की कुछ जो कंट्री है जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। चलिए, ये तो कुछ उनके 10-12 कंट्रीज आप मान लो। तो 10-12 कंट्रीज क्या कर रही है कि हम ये वाले अपने रीजन में माल बेचेंगे और जो भी हम इसमें माल बेचेंगे हम उसमें कितना एक दूसरे को हम टैक्स लगाएंगे, या कह सकते हो कि कितना हम एक व्यापार में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही प्राइस पे हम सारे प्रोडक्ट को बेचेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो ट्रेड फैसिलिटी होती है, तो अगर कोई कंट्रीज एक ही रीजन पकड़ के और आपस में उनका जो आसपास का रीजन होता है और वो कंट्री उस रीजन के आसपास की कंट्री आपस में मिलके एक एग्रीमेंट कर ले कि हम ये रीजन में हम इकट्ठे माल बेचेंगे, या इकट्ठे नहीं मतलब एक दूसरे को माल बेचेंगे, या कैसे बस हम ये रीजन में रह के ही अपने आप को एक दूसरे की मदद करेंगे। तो बेसिकली यही है, ठीक है। तो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स कुछ नहीं है, जस्ट मान लीजिए कोई कंट्रीज आपस में मिलकर डिसाइड कर लेती है कि हम ये इसी रीजन की सारी कंट्रीज, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज हैं, तो ये 7-8 कंट्रीज आपस में मिलके अपने ही रीजन के लोगों को अच्छी क्वालिटी में गुड्स प्रोवाइड करेंगी और उनकी जो प्राइस रहेगी वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से सेम रहेगी। अगर हमने एक दूसरे से माल बेचना है तो वो टैक्स फ्री रहेगा। तो ऐसी चीज़ों के जो एग्रीमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, ठीक है। तो एक ही रीजन में रह के अगर उस रीजन की सारी कंट्रीज एक दूसरे को व्यापार में मदद कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बनाना, ठीक है। चलिए, अब इसको थोड़ा डीपली और हमारे कंटेंट की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स आर एग्रीमेंट अमंग्स कंट्रीज विद इन ए जियोग्राफिक रीजन। वही कि ये एग्रीमेंट होता है कंट्रीज के बीच जो एक ही जियोग्राफिक रीजन की होती हैं, एक ही उनका रीजन जो जहाँ पे वो कंट्रीज है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, है ना, श्रीलंका हो गया, ये एक ही रीजन की कंट्री होगी। अगर ये कंट्रीज आपस में मिलके कहें कि मैं आपको सस्ते में माल दूंगा, आप मेरे को दूसरा जो प्रोडक्ट है वो सस्ते में दे देना, मैं आपके यहाँ पे माल बेचूंगा इतने में, तो आप अगर आपको बेचना तो ये सारी जो एक दूसरे के व्यापार में एक दूसरे को मदद करनी होती है, एक ही रीजन के कंट्रीज करती है एक दूसरे की, तो उसको रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स कहते हैं, ठीक है। दिस ब्लॉक्स आर एस्टेब्लिश्ड टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट। तो एक ही मार्केट क्रिएट करने के लिए होता है कि हम सबकी एक ही मार्केट है, आप भी यहाँ पे माल बेचो, मैं भी बेचता हूँ, ठीक है। तो एक दूसरे के इसमें मदद हो जाएगी। रिड्यूस बैरियर टू ट्रेड सच ए टैरिफ्स। तो इसमें टैरिफ्स काफ़ी कम कर दिए जाते हैं, कोड्स लगाए जाते हैं। तो मार्केट जो माल बिकेगा उसका क्या प्राइस होगा वो कंट्रीज आपस में ही डिसाइड कर लेती हैं, ठीक है। तो वही सेम वहीं पे बिकता है, वही सेम वही बिकता है अपनी अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग। एंड रेगुलेशन मतलब कि कैसे कैसे हमें काम करना है, ठीक है। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो इन टूडेज वर्ल्ड इकोनॉमी इज ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जो भी इसकी जो इंपॉर्टेंट है रीजनल की, जो भी हम एक साथ सारी कंट्रियाँ इंटीग्रेशन मतलब कि आपस में जुड़ के ग्रो कर रही है, तो इसकी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वही
है कि चाहे आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रह के काम कर लो, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी सबसे मेन काम यही है कि उन्होंने क्या करना है, सारी कंट्रियों को एक साथ लेके ग्रो करना है। तो ये अगर आप ऐसे ब्लॉक बनाते हो किसी कंट्री के साथ मिलके, आप अपने ही रीजन में कोई प्रोडक्ट को अपने एक दूसरे को टैरिफ फ्री करते हो, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो आप एक दूसरे को एक तरह से पुश ही कर रहे हो कि आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करे और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करे। ठीक है, तो बेसिकली इसकी यही इंपॉर्टेंस है। ट्रेड ब्लॉक्स आर ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट्स अमंग मेंबर कंट्रीज। वही ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज आपस में मिलकर एग्रीमेंट करती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड ब्लॉक इज कंसिडर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन ट्रेड। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें लिबरलाइजिंग होता है। लिबरलाइजेशन मतलब कि फालतू के इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो हटा दिए जाते हैं ताकि व्यापार क्या हो जाए, आसान हो जाए करना। इट इवेंचुअली अचीविंग ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जो ग्लोबल की जो इकोनॉमी है, सारी कंट्रीज की इकोनॉमी है, वो एक साथ बूस्ट करे। ठीक है, तो बेसिकली यही है। चलिए अब आगे इसमें क्या है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेरिफेरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट। द मोस्ट कॉमन इज फ्री ट्रेड एरिया। तो इसमें जो मेनली जो होता है वो फ्री ट्रेड एरिया है कि हम ये एरिया में हम फ्री ट्रेड करेंगे, एक दूसरे को फ्री में, ऐसा नहीं कि फ्री में माल बेचेंगे, मतलब वो टैक्स फ्री माल होगा, उसमें कोई फालतू के कुछ तारीफ्स नहीं लगी होंगी, तो वो चीज़ है। विच कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग नेशन कमिटेड टू रिड्यूसिंग और रिमूविंग टारिफ्स। वही उसमें टारिफ हटा दिए जाएंगे, नॉन टारिफ बैरियर्स हटा दिए जाएंगे। टू ट्रेड बिटवीन मेंबर नेशन, ताकि अपनी मेंबर जिसके साथ वो एग्रीमेंट हुआ है उनके साथ अच्छे से व्यापार कर पाए। रिटेन इंडिविजुअल मेंबर्स ट्रेड बैरियर्स विद नॉन मेंबर्स। वही अपने जो रिटेन मेंबर है जिनके साथ वो एग्रीमेंट हुआ है उनके साथ ही अच्छे से व्यापार कर पाए। ठीक है, चलिए अब आगे अगर कुछ रीजनल ब्लॉक्स की बात करें तो जो अभी भी है हमारे, वो सबसे अगर बात करें तो उनमें मैंने कुछ आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे शो किया है। सबसे पहले अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर स्टेट्स हैं जो आपस में मिलकर क्या करती हैं, एक ही रीजन में माल को बेचती हैं और अपने हिसाब से एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी इन 1993। ये कब बना था? एक मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई थी, उसमें 1993 में ये यूरोपियन यूनियन बनाई गई जिसमें 27 मेंबर स्टेट थी। ठीक है, एंड एम टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, और एक दूसरे को इकोनॉमिकली हेल्प करना, एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। एक दूसरे की जो पॉलिटिक है, मतलब कि एक दूसरे की गवर्नमेंट है, वो आपस में जुड़ के क्या करती है, काम करती है और अपनी जो सारी स्टेट्स को आगे बढ़ाने की मदद कर रही है। ठीक है, चलिए जो दूसरा हमारा रीजनल ट्रेड ब्लॉक है वो हमारा है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिकन की तरफ से जो आपस की जो स्टेट्स है वो आपस में मिलके, जैसे कौन सी स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, मैक्सिको है। 1994 में ये इन्होंने अपने सारे बैरियर्स या फिर जो भी दिक्कतें थी ट्रेड में, इनमें उन्होंने सारी हटा दी थी। एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन दी 3 कंट्रीज, ये कंट्रीज एक दूसरे के बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट करती हैं ताकि दोनों बिजनेस, जो भी तीनों कंट्री है वो उनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर पाए। ठीक है, इन 2020 द एग्रीमेंट वाज रिप्लेस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। जो ये एग्रीमेंट था नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिप्लेस करके क्या बना दिया गया 2020 में, इसका नाम रखा गया यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। इसमें तीनों स्टेट के नाम आ गए, अमेरिका भी आ गया, मैक्सिको भी आ गया और कनाडा भी आ गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट में जो हमने एग्जांपल रखी है आपके लिए वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि इसको एशियन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एशियन में कौन कौन से आते हैं? इज द रीजनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इंक्लूड्स 10 कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया। जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है उसकी 10 कंट्रीज में आती है। इसका जो मेन पर्पस वही है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, सोशल प्रोग्रेस करना, कि लोगों का जो सामाजिक जीवन है वो थोड़ा ऊपर उठे, एंड कल्चरल डेवलपमेंट करना, कि एक दूसरे के जो भी कल्चर है हम उसको भी आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही है। तो आपको रीजनल ब्लॉक्स अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या है। देखिए रीजनल ब्लॉक को मैं जाते वक्त आपको एक और बार इसको एक लाइन में अगर डिफाइन करूं कि रीजनल ब्लॉक कुछ नहीं है, जस्ट एक ही रीजन की कंट्री जो आपस के, चाहे वो स्टेट्स हैं चाहे वो देश हैं, जब आपस में मिलके एक दूसरे की मदद करने लगे व्यापार में, कि आप एक दूसरे को टैक्स फ्री माल बेचें। ठीक है, एक दूसरे की किसी कल्चरल डेवलपमेंट में हेल्प करें, एक दूसरे की सोशल प्रोग्रेस में हेल्प करें, तो वही क्या होता है, रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अब आके बात करते हैं कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट होते हैं रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के, तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट की भी बात करते हैं कि अगर कंट्री आपस में मिलके एक दूसरे का हमेशा भला ही सोचेगी तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट तो होंगे ना। तो कौन से वो नेगेटिव पॉइंट है वो उसके बारे में बात करते हैं। ट्रेड डाइवर्जन। अब ये ट्रेड डाइवर्जन क्या है? मान लीजिए ये एक रीजन है, ठीक है, इसमें मान लीजिए 3 कंट्रियाँ काम कर रही हैं, 3 कंट्री ने आपस में एग्रीमेंट कर रखा है। एक जैसे ऊपर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको होता है, चलो इसी के एग्जांपल ले लेते हैं। ये अमेरिका, कनाडा और अपना मैक्सिको, ये अपने ही प्रोडक्ट इसी रीजन में बेचते रहेंगे, एक दूसरे को टैक्स फ्री माल एक दूसरे को सप्लाई करते रहेंगे। तो अगर कोई दूसरा देश यहाँ पे व्यापार करने आएगा तो उसको तो वो प्रॉपर टैक्स लगाएंगे,
लगाएंगे। फिर अगर वो प्रॉपर टैक्स लगाएंगे तो उनका जो माल है वो इस रीजन में बिकेगा ही नहीं, क्योंकि उनका वो अगर वो टैक्स लगेगा तो उनको वो माल थोड़ा महंगे में बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ पे टैक्स लगता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो वो जब यहाँ पे कोई दूसरी कंट्री इन तीनों के बीच में आके यहाँ पे इस रीजन में माल बेचेगी तो उनका माल महंगा पड़ जाएगा इनके कंपैरिजन में। तो फिर क्या करेंगे लोग, वो इनका ही माल खरीदेंगे ना। तो उनका माल क्यों खरीदें महंगे में, जब सेम क्वालिटी सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी वही चीज़ है। तो इससे क्या बोलते हैं, ट्रेड डाइवर्जन। तो इससे क्या हो जाता है, ट्रेड क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, बदल जाता है। जस्ट यही कंट्रीज अगर एग्रीमेंट कर लेती हैं तो इनको ज़्यादा बेनिफिट होता है रादर देन अगर कोई दूसरी कंट्री यहाँ पे आके माल बेचने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यही होता है ट्रेड डाइवर्जन। ठीक है। When a regional trade agreement is established, it can divide trade away from country outside the region. This can harm non-members country that previously traded with the member of the regional trade bloc. वही जो पहले कंट्रीज जो नॉन मेंबर है एग्रीमेंट की, जो बाहर से आई हैं, वो पहले अगर यहाँ पे व्यापार कर रही थी तो उनको दिक्कत होगी, क्योंकि अभी उनके पास जो प्रोडक्ट है, जो बिकने लायक जो प्रोडक्ट है, अब वो थोड़े टैक्स के उनको ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन उन पर ज़्यादा एप्लीकेबल है, उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो वही दिक्कत है। तो उनके जो प्रोडक्ट हैं वो दूसरों के जिनके रीजन में एग्रीमेंट हुआ है कंपनी में कंट्री में, तो उनके मुकाबले उनके प्रोडक्ट क्या होंगे, थोड़े कम बिकेंगे। ठीक है, चलिए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। अब इसमें क्या है क्योंकि अब बात तो वही है कि जो रीजन है, मान लीजिए रीजन की जो कंट्री है उन्होंने आपस में किया हुआ है, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कि हम ही यहाँ पे माल बेचेंगे, तो वही है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट हो गया कि सारे बेनिफिट तो इसी रीजन की कंट्री को मिल रहे हैं। अगर कोई बाहर यहाँ पे आगे व्यापार करना चाहता है उसको कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट भी क्या हो जाते हैं, अनइक्वल हो जाते हैं। जो तो इसके मेंबर हैं उनको तो बेनिफिट है, जो इसके मेंबर नहीं है उनको कम बेनिफिट है। बस इसका यही मतलब है। रिड्यूस कंपटीशन। अब इसका क्या मतलब कि जो भी अपना इसमें जो कंपटीशन की भावना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगर जब कंपटीशन ख़त्म हो जाता है तो आपको प्राइजेस ज़्यादा मिलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब ये एक रीज़न है। एक रीज़न में मान लीजिए वही 1 2 3 कंट्री हैं और उन्होंने आपस में डिसाइड किया है कि हम आपस में हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हम एक दूसरे को माल सप्लाई फ्री देंगे, टैरिफ फ्री देंगे, चूंगी फ्री देंगे, एक दूसरे को कस्टम ड्यूटी माफ़ कर देंगे, कुछ कर देंगे। ठीक है, 100 बातें होती हैं। ठीक है, तो वो अगर ऐसे काम करेंगे तो वो अपने प्रोडक्ट ने जो भी इस रीजन में वो बेचना चाहते हैं वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, अगर इन तीनों कंट्री में कंपटीशन होता, मान लो 2 मिनट के लिए अगर तीनों कंट्री में कंपटीशन होता तो एक कंट्री दूसरी कंट्री से सोचती कि मैंने इसके प्राइस से थोड़ा कम में माल बेचना है ताकि मेरी मार्केट बने, और 2 नंबर की कंट्री 3 नंबर की कंट्री से सोचती कि मेरे को इससे थोड़ा कम प्राइस में माल बेचना है ताकि मेरे को बेनिफिट होवे और मेरी मार्केट बने। वही तीनों आपस में क्या करती, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती। जब कोई चीज़ कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिर्फ कस्टमर का ही फ़ायदा होता है, बिजनेस का फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर ऐसे एग्रीमेंट हो जाते हैं तो ज़्यादातर कंट्रीज या स्टेट को ही फायदा होता है, क्योंकि वो सारा मिल बांट के खाने वाली बात होगी। ठीक है, तो वही हमारे जो कस्टमर हैं अब उनको यहाँ पे इस तरह से जो एग्रीमेंट होते हैं उनको उसमें फ़ायदा नहीं होता, उनको जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो थोड़े हाई प्राइस पे मिलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ इसमें तीनों में कंपटीशन होता थोड़ा भर भी तो ये क्या करते, ये एक दूसरे से कम में माल को बेचने की कोशिश करते। जैसे प्रोडक्ट भी लॉन्च किया ए ने, वो मान लीजिए ए कंट्री ने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो कह रहे हैं कि हम $10 का बेचेंगे, और दूसरी कंट्री कह रही है कि अच्छा ये अगर $10 बेचेंगे तो मैं यही प्रोडक्ट सेम $9 में बेचूंगा। तो अगर फिर तीसरी कंट्री का कि ये मैं सेम प्रोडक्ट $8 में बेचूंगा, तो सारे $8 वाले के पास भागेंगे, क्योंकि वो सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी आपको $8 में प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यही है, अगर कंपटीशन एग्रीमेंट से कंपटीशन खत्म हो जाता है तो क्या होता है कि आपकी जो सारी कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो महंगे मिलते हैं। ठीक है, चलिए। ऐसी तरह हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसे ही हमारा रीजनल जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं उसके बारे में भी बात कर रही। आई होप आपको दोनों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा आखिरी टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे जो आखिरी टॉपिक है उसका नाम है इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये क्या है, चलिए जो हमारा जो अभी पॉइंट है वो हमारा इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। अब ये क्या है, देखिए ये भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही है। इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स में बहुत सारी, कम से कम अगर बात की जाए तो 45 मिलियन कंपनीज यहाँ पे क्या है, रजिस्टर है।
ठीक है। और ये जो 45 मिलियन कंपनी है ये मोर देन 100 कंट्रीज में अलग अलग कंट्रीज की कंपनीज है जो उन्होंने जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंडर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर काम करती है। जब ये कंट्रीज एक दूसरे से क्या करती हैं, व्यापार करती हैं, या कह सकते हो ये जब ये 45 मिलियन से ज़्यादा की जो कंपनीज है जब आपस में व्यापार करती हैं अलग अलग देशों की, तो वो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर रहकर ही व्यापार करती है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन मानती है। अगर किसी कंपनी में, किसी दूसरे देश की कंपनी में कोई दिक्कत होती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ व्यापार को लेके कुछ भी हो जाता है, तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके अगेंस्ट में एक कोर्ट का भी काम करती है। एक्चुअली ये कोर्ट नहीं है, ये एक्चुअली एक कोर्ट का काम भी करती है और उनके लड़ाई झगड़ों को सुलझाने का भी काम करती है कि उनका व्यापार में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए ये भी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक जस्ट अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। इनका जो मेन काम है कि व्यापार को अगर दो कंट्री के बीच में हो रहा है तो उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, उसमें जितनी भी दिक्कत आ रही है उनको कैसे दूर किया जाए। ठीक है, बस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा मोस्टली कंट्री पे फोकस था, लेकिन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या है, कंपनी फोकस ज़्यादा है। जो कंपनीज है वो तो अलग अलग कंट्रीज़ की हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो होना तो इंटरनेशनल व्यापार ही है, पर इसमें जो मेनली फोकस किया जाता है वो मेनली कंपनीज के ऊपर किया जाता है। ठीक है, चलिए द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, की सबसे ज़्यादा बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसमें ओवर 45 मिलियन कंपनीज है इन ओवर 100 कंट्रीज। 100 कंट्रीज से ज़्यादा 45 मिलियन कंपनीज इसके अंडर काम करती हैं। इट वाज फाउंडेड इन 1990, जो 1919 के समय में इसको लागू किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। ठीक है, आपको पता है पेरिस बहुत ही अच्छी घूमने की जगह है, कभी टाइम मिला तो ज़रूर जाना वहाँ पे। तो पेरिस का इस पे हेडक्वार्टर है। तो आईसीसी मिशन इज़ टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जो आईसीसी का जो मेन मिशन है वो क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना और क्या करना, इन्वेस्ट करना, ताकि जो एक कंट्री को जब दूसरी कंट्री पे इन्वेस्ट करना चाहती है किसी भी बिजनेस में तो उसको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो पहला इसका मेन मिशन ये हो गया। दूसरा मिशन क्या हो गया, ओपन मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब मार्केट में जो फालतू के रूल्स एंड रेगुलेशन है, किसी दूसरे एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री को माल बेच रही है तो वो फालतू के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होने चाहिए। तो सबके लिए एक ओपन मार्केट होनी चाहिए ताकि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ आसानी से व्यापार कर पाए। ठीक है, एंड द फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्री ऑफ कैपिटल मतलब कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी जगह पे करना चाहता है तो उसमें फ्री फ्लो हो, आसानी से हो पाए। ठीक है, चलिए इट आल्सो प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस टू वॉइस देयर व्यूज ऑन इंटरनेशनल इशू एंड एंगेज इन ग्लोबल पॉलिसी डिबेट्स। तो इसमें यही है कि एक तरह से ये आपको प्लेटफॉर्म भी बिजनेस को प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने व्यूज दे सके किसी इंटरनेशनल इशू पे। कि अगर मान लीजिए किसी दो बड़े कंट्रीज के बीच में मान लीजिए कुछ व्यापार के लेके कुछ भी दिक्कत चल रही है, जैसे अभी हमारी जो एग्जांपल है रशिया और यूक्रेन की है। आपको पता है रशिया और यूक्रेन की सारी क्या उनका अभी सिस्टम चल रहा है, तो उनमें तो कोई व्यापार नहीं हो रहा। आगे चल के जब इनकी लड़ाई बंद हो जाएगी, वो तो होनी ही है, आज नहीं तो कल लड़ाई बंद हो जाएगी। ठीक है, जब इनकी लड़ाई बंद हो जाएगी रशिया और यूक्रेन की, तो इनमें दोबारा से कहीं ना कहीं पे व्यापार होना चालू होगा कि नहीं, क्योंकि यूक्रेन को कहीं ना कहीं से तेल तो रशिया से ही लेना है, या रशिया से कोई ना कोई गुड्स यूक्रेन से ही लेनी है, तो कहीं ना कहीं व्यापार दोबारा चालू होगा। लेकिन जो इस इशू पे दूसरी जो देश हैं, दूसरे जो बिजनेस हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ के हैं, तो वो भी इसमें अपने व्यूज़ रख सकते हैं, इनको गाइड कर सकते हैं दोनों कंट्रियों को कि कैसे आपने एक दूसरे को अब आगे चलाना है, कैसे एक दूसरे को आपने व्यापार में फैसिलिटी देनी है। ठीक है, चलिए तो ये प्लेटफॉर्म भी एक तरह से आपको इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपके देश के बिजनेस को या देश को। चलिए द आईसीसी प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स इंक्लूडिंग ट्रेड पॉलिसी एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब होता है कि आपने एडवोकेसी का जो मतलब होता है, मतलब किसी के बिहाफ पे आप किसी दो देशों की लड़ाई या दो बिजनेस की आपस की लड़ाई को आप उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, वो क्या होता है, एडवोकेसी करना, जो कि वर्ड एडवोकेट से ही बना है। ठीक है, एडवोकेट का आपको काम पता है क्या होता है, ताकि दोनों की जो भी दिक्कत होती है उसको आपस में सुलझाया जा सके, तो वही एडवोकेसी का काम करता है आईसीसी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विसेज, ये सारी सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि दोनों देशों या दोनों बिजनेस की, डिफरेंट देशों के बिजनेस की आपस में जो भी दिक्कत है, जो भी लड़ाई है उसको दूर किया जाए। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की, उनकी जो भी
प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जो उनकी मान लीजिए मशीनरी होगी, कोई एडवांस मशीनरी होगी, उसको क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। इट आल्सो डेवलप्स एंड प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स एंड स्टैंडर्ड, ये सारे रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स बनाते हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को क्या हो, फैसिलिटी हो पाए। सच एज दी इनकोटर्म्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शन की जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है या इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के रिलेटेड, एंड द यूनिफॉर्म कस्टमर्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, मतलब कि जो भी कस्टमर ड्यूटीज वगैरह लगाई जाती हैं उसको कैसे रेगुलेट करना है, तो ये भी सारा काम आईसीसी ही देखता है, ठीक है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चलिए अब इसके जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द आईसीसी वर्क क्लोजली विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जी आईसीसी है वो और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है, एंड यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के साथ काम करती है टू प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ताकि ओवरऑल जो ग्रोथ है सारे बिजनेसों की या सारी कंट्रीज़ की वो बराबर एक ही दिशा में आगे बढ़े। कोई ऐसा ना हो कि कोई कंट्री की ग्रोथ बहुत ही पीछे जा रही है और कोई कंट्री बहुत ही ज़्यादा आगे जा रही है, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड्स ए फॉरम फॉर बिजनेस टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, तो इसमें यह है कि बिजनेस आपस में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उनका वो करना जरूरी है, एंड बेस्ट प्रैक्टिस एंड टू कोलैबोरेट ऑन जॉइंट प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव, और सबसे अच्छा काम वो क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी प्रोजेक्ट वो लगाना चाहते हैं किसी दूसरे देश में तो वो कई देश आपस में मिलकर अगर काम करें, कई देशों के बिजनेस अगर आपस में मिलकर किसी देश में इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। चलिए ओवरऑल दी आईसीसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, वही जो इंटरनेशनल ट्रेड में ये आईसीसी अपना काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग बिजनेस इन देयर एफर्ट्स टू एक्सपैंड देयर ऑपरेशन ग्लोबली, वही वो अपने बिजनेस को कैसे ग्लोबली एक्सपैंड कर पाए तो उसमें भी ये अपना आईसीसी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो इनमें बेसिकली यही है कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगी तो और जो आईसीसी होगी, इनका जो काम है वो बिल्कुल सेम ही है, जस्ट क्या करना है, बस इंटरनेशनल व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करना है, आसान करना है, कैसे उसके कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएं कि फालतू के जो उस पर जो झंझट है व्यापार करने के वो सारे खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब कि जो भी अगर व्यापार हो वो बहुत ही लीगल और बहुत ही अच्छे प्राइजेस पे, ताकि दोनों कंट्री का फायदा हो, ठीक है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज, आईसीसी इज अनदर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज हेल्प्ड क्रिएट ए फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल इंटरनेशनल ट्रेड, वही एक तरह से आईसीसी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है आपके लिए जहां पे आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाज फाउंडेड इन 1990, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ कि 1919 में फाउंड हुआ था, विद एम टू प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, वही इसका जो मेन एम था वो ट्रेड को यानी कि व्यापार को प्रमोट करना है और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, एंड ओपन मार्केट फॉर गुड एंड सर्विस एंड द फ्री ऑफ फ्लो कैपिटल, वही एक मार्केट ऐसी क्रिएट करनी है जहाँ पे सारी आप गुड्स और सर्विसेज को आसानी से बेच और खरीद सको, ठीक है। तो यही है बेसिकली हमारा आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हमने जो बीच में पढ़ा था जो हमारे रीजनल एग्रीमेंट था, यहाँ आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये हमारा जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स थे तो उसमें बारे भी आपने अच्छे से आपको पता लग गया होगा। अगर तीनों में डिफरेंस बताऊं तो बेसिकली आईसीसी हो गया और हमारा WTO हो गया यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो इसका जो सेम है काम वो एक सा ही है। इसका जो मेन मकसद यही है कि ग्लोबली हमने सारी कंपनीज या सारी कंट्रीज को आगे लेके जाना है, लेकिन जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स है ये एक ही रीजन पे डिपेंडेड है, बस इन तीनों में यही फर्क है, ठीक है। आईसीसी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का तो मेन एक सा ही काम है, लेकिन जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स है उनका जो मेन काम होता है कि जिस रीजन के वो रीजन की वो कंट्रीज़ है, मान ली 1 2 3 इसी रीजन की 4 5 कंट्री है, उसी कंट्री के जो रीजन है उसी में वो अपना ही बेनिफिट देखेंगे, रादर देन अगर कोई दूसरा कंट्री यहाँ पे व्यापार करने है उस पर वो ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर ज़्यादा हाई हो सकते हैं, तो उनको यहाँ पे व्यापार करने की दिक्कत आएगी, तो फिर वो एक कंट्री यहाँ रीजन पे माल नहीं बेचेगी तो यहाँ से वो निकल के कहीं और चली जाएगी, तो उनका तो नुकसान हो गया, उसकी तो ग्रोथ रुक गई। लेकिन ये तीनों चारों पाँचों कंट्री हैं वो आपस में ग्रो करी जा रही हैं, तो ये होता है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स और आईसीसी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारा आईसीसी है,
अब उसके कुछ एग्जाम्पल या उसके कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर बेनिफिट की बात करते हैं तो उसका जो फर्स्ट है वो प्रैक्टिकल सर्विसेज टू बिजनेस। ये एक तरह के बिजनेस को प्रैक्टिकल सर्विसेज भी देता है। अब उसके बारे में बात करते हैं। आईसीसी कीप्स इन टच विद मेंबर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू इट्स कॉन्फ्रेंसेज। कि आईसीसी के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो 100 कंट्री है, 105 है, जितनी भी कंट्री आज के टाइम पे है, वो कॉन्फ्रेंस के साथ उनके टच में रहती हैं, ठीक है, ताकि बिजनेस में कोई भी दिक्कत ना आ पाए, कि कोई व्यापार में दिक्कत ना आ पाए। अगर किसी कंट्री की किसी दूसरी कंट्री से कोई दिक्कत है तो वो आईसीसी उनको कॉन्फ्रेंस में लेके उनके जो भी झगड़ा है उनको सुलझाने की हेल्प करती हैं। एज ए मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, ये मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इनकी जो मेन जो इंपॉर्टेंस है वो आईसीसी की इसके मेंबर ही है, कि इसने मेंबर्स जो भी इसकी कंट्रीज हैं उसको कैसे ऊपर लेकर आना है, ठीक है। विद नेशनल कमेटी इन मैनी कंट्रीज, उन्होंने कई कमेटीज अपनी बनाई हुई है। आईसीसी की बहुत सारी कमेटीज उन्होंने जो इन्वेंट की हुई है, जो बनाई हुई है, वो किसी देशों में मान लीजिए इंडिया में भी हो सकती है, कहीं पे आप आसपास के जो नेबर कंट्रीज है, तो कई जगह पे इन्होंने भी अपनी कमेटी भी बनाई हुई है जो कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान रखती है और बिजनेस को फैसिलिटेट करने में मदद करती है। देखो, इन मैनी कंट्रीज इट हैज़ अडेप्टेड स्ट्रक्चर टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ बिजनेस। कई कंट्रीज में इन्होंने अपना जो इनकी जो कमेटी है उनका जो मेन काम यही है कि कैसे बिजनेस चेंज हो रहा है और उस चेंज हो रहे बिजनेस को हिसाब से अपनी जो नीड्स है उसको कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो इसका जो आईसीसी का जो मेन काम ये हो जाता है कि जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट हो रहा है बिजनेस में, जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है बिजनेस में, उसके साथ साथ में कैसे रूल्स को और रेगुलेशंस है और कैसे टैरिफ्स को या कोई भी और कोई दिक्कत है जो बिजनेस में, उसको कैसे उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाए, ठीक है। द कोर्ट इज द वर्ल्ड लीडिंग मैनी ऑफ देम आर प्रैक्टिकल सर्विसेज, जिनमें से इनकी बहुत सारी सर्विसेज वो प्रैक्टिकल है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ऊपर। प्रैक्टिकल सर्विसेज जिसमें सबसे पहले एग्जाम्पल लें, लाइक द आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई डिस्प्यूट सॉल्व करनी है कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लगा के, जस्ट ये एक कोड के सम्मन की तरह ही होता है। जैसे मान लीजिए ए और बी कंट्री है, ए और बी कंट्री में अगर कोई डिस्प्यूट चल रही है, कोई इनकी लड़ाई चल रही है, तो आर्बिट्रेशन का मतलब है कि अगर इसमें बीच में आके कोई इनके जो केस को, जिनकी लड़ाई को क्या कर दे, सॉल्व कर दे और इन पे जो व्यापार है उसको जो भी का फैसिलिटी कर दे, तो एक तरह से वो आर्बिट्रेशन होता है, ठीक है। आर्बिट्रेशन का मतलब किसी भी लड़ाई झगड़े को रूल्स एंड रेगुलेशन या कोर्ट के ऑर्डर द्वारा क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट एस्टेब्लिश्ड आईसीसी इंस्टीट्यूशन, जो कि हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जो आईसीसी द्वारा है, आईसीसी द्वारा लगाई गई है या बनाई गई है, वो सबसे बड़ी आईसीसी इंस्टीट्यूशन है। द कोर्ट इज द वर्ल्ड्स लीडिंग बॉडी फॉर रिजॉल्विंग इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी जो लीडिंग बॉडी है वो यही है, हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, क्योंकि इसमें सारे जो कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जो दिक्कतें होती है व्यापार में, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे किसी भी देश के बीच में हो, तो उसको ये जल्दी सॉल्व करने का काम करती है। क्योंकि इस तरह की, इससे होता क्या है, ठीक है, अगर इस तरह की इंस्टीट्यूशन या इस तरह की कोर्ट अगर खुद ही आईसीसी बनाए तो वो अच्छा है, क्योंकि व्यापार है वो जल्दी चाहता है कि उनकी अगर कोई दिक्कत है तो वो जल्दी जल्दी उनकी दिक्कत दूर हो जाए। अगर मान लीजिए ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती, ये कोर्ट नहीं होती, तो ये क्या होता है, अगर किसी दो देशों के बीच की बात है तो दो देशों के सुप्रीम कोर्ट या कह सकते हैं दूसरे की हाई कोर्ट आपस में उनको अपने वकील करने पड़ते हैं, उनको अपने वकील करने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब आपको पता है कि बिजनेस में आप इतना टाइम कंज्यूम नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे और ना ही कर पाते, आपके लिए घाटा ही घाटा है जितना टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की कोर्ट हेल्प करती है ताकि उनके जल्दी जो भी उनकी डिस्प्यूट है उनको दूर किया जाए, ठीक है। चलिए, ये तो उनकी कुछ प्रैक्टिकल सर्विसेज होगी जो बिजनेस को मिलती है आईसीसी द्वारा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीसी फॉर बैंक्स, की बैंक्स के लिए उनकी क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करें तो यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस, ठीक है। यूनिफॉर्म प्रैक्टिस मतलब कि काम करने का एक सा तरीका, ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्रैक्टिस में बैंक के लिए क्या है, दी आईसीसी यूनिफॉर्म कस्टमर्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट प्रोवाइड ए वाइडली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स टू ऑपरेट विद प्रोसेसिंग इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन। इसमें यही है कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी अगर मान लो बी कंट्री है, वो आपस में कोई भी व्यापार करती है,
कोई सी कंट्री कोई डी कंट्री के साथ करती है, जो उनके व्यापार करने का वो तरीका है वो आईसीसी के अंडर रहकर एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर होता है, तो उनकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ठीक है। तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि यूनिफॉर्म प्रैक्टिस की वजह से बैंकों को उनकी ट्रांजैक्शन को हैंडल करना आसान हो जाता है। यूनिफॉर्म प्रैक्टिस मतलब एक ही तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। ऑपरेट विद इन व्हेन प्रोसेसिंग इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन, दिस स्टैंडर्डाइजेशन हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर और मिसअंडरस्टैंडिंग। यही अगर एक से रूल्स हो ट्रांजैक्शन के ऊपर, ठीक है, सारी कंट्रीज एक ही रूल्स फॉलो करती हो, तो जो भी रिस्क होते हैं एरर के कि कोई बैंक से कोई गलती ना हो जाए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हुए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। विच कैन बी कॉस्टली, ये बहुत ही कॉस्टली हो सकती है, एंड टाइम कंज्यूमिंग टू रेक्टिफाइड, और इसको दोबारा से ठीक करने के लिए बैंकों को ये ट्रांजैक्शन ढूंढने में बहुत टाइम लग सकता है। और जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बिजनेस हर चीज़ के बारे में कंजूसी कर सकता है, लेकिन टाइम के बारे में वो कंजूसी बिल्कुल नहीं कर सकता। उनको कम से कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, वो है हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। डिस्प्यूट आपको पता है लड़ाई झगड़े, और रेजोल्यूशन मतलब उसका समाधान करना, ठीक है। द आईसीसी आल्सो प्रोवाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विसेज फॉर बैंक्स एंड देयर क्लाइंट्स, कि जो भी बैंक और उसके क्लाइंट है, आपको पता है कि अगर आपने कोई इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो आपको बैंकों की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई भी इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन आपको करनी है तो आपको बैंक के थ्रू ही करनी पड़ती है। अगर किसी भी आप बैंक और उसके क्लाइंट में आपस में कोई दिक्कत होती है, तो ये सच एज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज, जो भी आईसीसी कोर्ट हमने ऊपर बात की थी, तो वो उसको फैसिलिटी के देते हैं, और वो उनके जो झगड़ा है उसको निपटारे की कैसे निपटारा हो और कैसे जल्दी हो उसके बारे में गाइडेंस करते हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। This can help to resolve dispute more quickly and efficiently than going through the court of different countries। वही बात होगी कि मान लीजिए ये अगर ऐसा हो कि आईसीसी डायरेक्टली उनके डिस्प्यूट उनके झगड़े को सुलझा दे, तो जो अगर ये फिर उसके अगर वो नहीं करते तो ये कोर्ट के पास जाते तो वहाँ पे पहले ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े होते हैं, तो डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट अपने हिसाब से वो काम करती हैं और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उनकी जो लड़ाई झगड़ा जो उनकी डिस्प्यूट थी आपस में किसी बैंक और क्लाइंट के बीच में, तो वो जल्दी दूर नहीं होगी, तो क्लाइंट का नुकसान होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आईसीसी कोर्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हमारा है ट्रेड फाइनेंसिंग ट्रेनिंग। अब ये ट्रेड फाइनेंसिंग ट्रेनिंग में क्या है कि जब भी ट्रेड फाइनेंस क्या होता है कि कोई भी व्यापार अगर हो रहा है तो बैंक उसको क्या करती है, फाइनेंस करती है, ठीक है। ट्रेड का यहाँ पे मतलब क्या है, व्यापार, और फाइनेंस मतलब कि लोन देना, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी अगर बैंकों को किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो आईसीसी उनको प्रोवाइड करने की ऐसे प्रोग्राम लगाती है, वो कैसे इंटरनेशनल मार्केट में फाइनेंस कर सकते हैं, कैसे वो लोन दे सकते हैं, तो ये सारी ट्रेनिंग भी आईसीसी प्रोवाइड करवाता है बैंक वालों को, ठीक है। द आईसीसी ऑफर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बैंक ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड फाइनेंस सच एज लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। कई बार बैंक गारंटीज लेती है कि हाँ आपको ये पेमेंट हो जाएगी, आप ये गुड्स भेज दो, हमारा जो क्लाइंट है जो आपसे चीज़ें ये खरीद रहा है वो आपको जब आपकी गुड्स आ जाएंगी आपको पेमेंट कर दे देगा, तो ये एक तरह की बैंक गारंटी लेती है। एंड कलेक्शन मतलब कि अगर मान लीजिए आप कोई बैंक है, ठीक है, और उसका कोई क्लाइंट है, मैंने क्लाइंट के लिए सीएल लिखा है, उसने किसी दूसरी कंट्री मान लीजिए ए में माल बेचा है, सेल किया है, और ए इसकी बैंक को क्या करेगी, पेमेंट करेगी। अब सीधा क्लाइंट को थोड़ी पेमेंट करेगी, जो क्लाइंट की जो बैंक है उसको पेमेंट होती है, तो वो जो पेमेंट कलेक्शन का जो काम है वो भी बैंकों को वो सिखाया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। अगर उनको बैंकों को नहीं पता, ऑलरेडी तो वैसे पता ही होता है, तो इसके रिगार्डिंग उनको थोड़ा और जागरूक करने के लिए आईसीसी क्या करता है, कई सारे प्रोग्राम लगवाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लेटर ऑफ क्रेडिट बताता हूं कि मान लीजिए कोई ए कंट्री है और एक बी कंट्री है, ठीक है। तो ये दो कंट्री है, तो ए कंट्री का मान लीजिए कोई सेलर है और बी कंट्री में क्या है, कोई बायर है। तो बायर ए कंट्री से माल खरीदना चाहता है, ठीक है। बी की अपनी कोई बैंक है, ठीक है, बैंक लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब ये माल यह इससे उधार में लेता है किसी दूसरी कंट्री से, तो बैंक इनके बिहाफ पे ए को क्या देती है, लेटर ऑफ क्रेडिट देती है। लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पे उसके लिए मैंने LOC लिख दिया है, ठीक है। अब लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि जब भी ए यहाँ की बी को उसकी जब गुड्स मिल जाएगी तो ये बैंक उसकी गारंटी लेती है, उसने एक लेटर ऑफ क्रेडिट उसको इशू कर दिया, वो एक तरह से गारंटी का काम करता है कि आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी,
ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, लेटर ऑफ क्रेडिट जस्ट यही है कि बैंक गारंटी ले लेता है अपने बायर की कि जब भी उनके एक दूसरी कंट्री से अगर वो माल मंगवा रहा है, कुछ ले रहा है, ठीक है, तो वो उनको एक तरह का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देते हैं और उसके अगेंस्ट में उनको एक तरह से श्योरिटी हो जाती है कि आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग भी लेटर ऑफ क्रेडिट का कैसे काम होता है, इसके रिगार्डिंग भी आईसीसी क्या करती है, प्रोग्राम लगाती है ताकि बैंकों को और थोड़ी जागरूकता मिल पाए, ठीक है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा ये है नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज। अब ये नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज क्या है, देखिए बैंक क्या है, जब बैंक के क्लाइंट जब दूसरी किसी कंट्री के साथ वो व्यापार करते हैं तो उसके अगेंस्ट में ये बैंक उस वाली कंट्री के जिस भी व्यापारी के साथ वो काम करते हैं, जिनसे उनको पेमेंट देनी होती है, पेमेंट लेनी होती है, वो तो बैंक के पास ही आती है। तो बैंकों का क्या, आप बैंकों को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनको नए नए लोगों, नए नए बिजनेस के साथ मिलने का मौका मिलता है और उसके क्या मिलते हैं, लिंक बनते हैं बैंकों के कि चलो हमारा क्लाइंट तो हमारे साथ जुड़ा ही हुआ है, ऐसा करते हैं हम बाहर की मार्केट से भी उसके जो भी उसके सेलर बायर हैं उनको भी अपनी तरफ खींचते हैं कि अगली बार उन्होंने कहीं किसी और हमारे रीजन में किसी और के साथ व्यापार करना हो तो हमें ही प्रेफरेंस दे। तो ऐसे आईसीसी के साथ में काम करने से, उसके अंडर काम करने से, क्योंकि आईसीसी का मेन काम तो इंटरनेशनल मार्केट में है, तो बैंकों को भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे उनको क्लाइंट मिल जाते हैं, उनका नेटवर्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, दी आईसीसी प्रोवाइड्स ए फोरम फॉर बैंक्स टू नेटवर्क विद अदर बिजनेस, तो वही उनको एक तरह का अपॉर्चुनिटी देता है कि वो दूसरे बिजनेस के साथ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरनेशनल ट्रेड में काम कर सकें। दिस कैन हेल्प बैंक्स टू डेवलप न्यू बिजनेस रिलेशनशिप, उनको ये ज़्यादा नए बिजनेस रिलेशनशिप बनते हैं। आपको पता है, आप अगर आपकी रोज़ किसी नए किसी कंपनी के साथ मिलोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो आगे जाके आपको बेनिफिट होगा। तो ऐसे बैंकों के पास भी होता है, अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में कूदते हैं, मतलब अपने क्लाइंट के बेस पे, तो उनको वो अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट में उनको अलग अलग क्लाइंट भी मिलते हैं, ठीक है। एंड स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट ट्रेंड, और उनको बैंकों को पता है कि आज का जो लेटेस्ट मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में उनको पता चलता रहता है। एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल ट्रेड, और उनकी जो इंटरनेशनल ट्रेड में डेवलपमेंट है वो अच्छी खासी हो जाती है। तो ये है नेटवर्क अपॉर्चुनिटी, मतलब उनको नए क्लाइंट इंटरनेशनल मार्केट से मिल जाते हैं जिनका उनका जो नेटवर्क है और ज़्यादा बैंकों का स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है एडवोकेसी, ठीक है। एडवोकेसी मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया था, एडवोकेसी कुछ नहीं है, किसी चीज़ को किसी दो मान लीजिए पार्टीज हैं, अगर उनकी कुछ आपस में लड़ाई है, उस पार्टी की लड़ाई को रूल्स एंड रेगुलेशन के सहारे उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस तरह से एडवोकेट करना, या आप कह सकते हैं एडवोकेसी करना, ठीक है। दी आईसीसी एडवोकेट्स फॉर पॉलिसी दैट सपोर्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सच एज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। तो एडवोकेसी मतलब कि वो सारी जो दिक्कतें हैं दो कंट्री के आपस में बिजनेस होने की, वो सारी को क्या करता है, एडवोकेसी किसी रूल्स एंड रेगुलेशन की मदद से उनको क्या करता है, दूर करता है। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कि अगर हम कोई भी इस कंट्री के साथ कोई भी माल बेच और माल खरीद सकते हैं, कोई भी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ये कि ये वाला प्रोडक्ट आप मेरी कंट्री में नहीं बेच सकते और कि दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट वो हमारे नहीं यहाँ बेच सकते, ठीक है, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। एंड द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स की जितने भी व्यापार कर रहे हैं, जितने भी बैरियर्स हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, उनको सारा क्या कीजिए, दूर किया जाए। दिस कैन हेल्प टू क्रिएट ए मोर फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर बैंक्स। तो इससे क्या होता है कि बैंकों को और ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंट बैंकों को इन्वायरमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो जाता है, जब दोनों देश आपस में बड़ी शांति से काम कर रहे हैं तो बैंकों को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि और ज़्यादा वो डीपली मार्केट में जा सके और अपने लिए नए नए क्लाइंट ढूंढ पाए, ठीक है। एंड देयर क्लाइंट्स टू कंडक्ट बिजनेस ग्लोबली, और उनके जो क्लाइंट है उनको भी फैसिलिटी मिलती है कि बैंकों के थ्रू और ज़्यादा ग्लोबली घुस के अंदर बिजनेस कर पाए, ठीक है। अगर शांति प्रिय में कोई भी देश आपस में काम करेगा तो सबका ही फायदा है, चाहे वो बैंकों का हो, चाहे वो क्लाइंट्स का हो, चाहे वो बायर का हो, चाहे सेलर का हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी, तो सबका ही फायदा है, ठीक है। तो ऐसे ये सारा हमारा जो कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में जो व्यापार होता है उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हेल्प करती है, आईसीसी ऐसे हेल्प करती है। तो मैंने आपको सारा अच्छे में समझा दिया है। जो कि हमारे रीजनल ग्रुप हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो जस्ट अपने रीजन के बारे बेनिफिट के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं रादर देन ग्लोबली, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा।
अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे और आपकी जो भी दुविधा होगी हम उसको ज़रूर दूर करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही हमारे सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारा कोर्स भी खरीद सकते हैं, जिसमें हम आपको सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम का 2023 की सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें मैं आपको कंसेप्चुअल वीडियोस, हिंदी इंग्लिश मिक्स, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, PDF नोट्स, रिकॉर्डेड लाइव क्लास सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप अभी हमारे कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो IIBF लर्निंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कीजिए, अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोड यूज़ कीजिए GEGKT। अगर आप अभी हमारे कोर्सेज में इनरोल करते हैं तो आपको फ्लैट 82% ऑफ मिलेगा, जस्ट आपको कूपन डालना होगा एग्ज़ाम। अगर आपको फर्दर एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपकी क्वेरीज है, आपको कुछ भी जानना है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल IIBF सर्टिफिकेशन 2023 एग्ज़ाम डेली अपडेट को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी और उसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।